हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्सेज। ये वीडियो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाली है 2025 एंड 26। इसकी जो फ्री पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपके सामने, आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, ये चैप्टर है आपकी सेकंड बुक के अंदर, जिसमें हमारा जो चैप्टर चलने वाला है आज जल संसाधन, हम कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो चैप्टर आपके ऐसे ही कवर हो जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जो चैप्टर है भाई, आपका नाम क्या है इस चैप्टर का? जल संसाधन। तो जल संसाधन, संसाधन क्या होते हैं भाई? जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं वो सभी संसाधन होते हैं, सीधी सी बात है। तो जो जल है, यानी हम संसाधन के रूप में जल की बात करने वाले हैं। समझ आ गया कि भाई जो जल है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, कितना अवेलेबल है इंडिया के पास, ठीक है, वर्ल्ड में कितना अवेलेबल है, ठीक है, कौन सा जल यूजफुल है कौन सा नहीं है। तो ये सब बातें जो इस चैप्टर में आपको बताई गई है। ठीक है, देखिए, अगर मैं जल की बात करता हूं तो जल एक चक्रीय संसाधन है। ठीक है, चक्रीय संसाधन का मतलब क्या हो गया? देखो, चक्रीय संसाधन का मतलब ये है कि जो ये जल है ना, आपका ये चक्कर चक्र लगाता रहता है। चक्र लगाने का मतलब क्या है कि ये जो देखो समुद्र का पानी है, ठीक है, समुद्र का मान लो, नदी का पानी मान लो, ठीक है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से क्या होगा? ये भाप बनेगा। क्या बनेगा भाई? ये भाप बनेगा। सीधी सी बात है। तो ये भाप बनने के बाद क्या होगा? ये ऐसे जाके फिर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, नहीं, बादल बनते हैं। बादल से क्या होगा भाई? बारिश होगी। सीधी सी बात है, बारिश होगी। तो बारिश होने के बाद जो है ये नदियों के माध्यम से, ठीक है, तो अलग अलग माध्यमों से वापिस क्या है, ये समुद्र में पहुंच जाएगा। तो समझ रहे हो, तो जल क्या एक चक्रीय संसाधन है। वो एक अवस्था से जाता है, दूसरी अवस्था में कन्वर्ट होता है, वापिस उसी अवस्था में जो है वो आ जाता है। उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। तो जल क्या एक चक्रीय संसाधन है। आपने वाटर साइकिल पढ़ा 11th क्लास के अंदर, तो वही आप समझ सकते हो। ठीक है भाई। और ये पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बोलोगे यार बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएगा, इसका मतलब तो हमारे पास बहुत सारा पानी है। देखो, पानी तो बहुत सारा है अपने पास, ठीक है, लेकिन उपयोग के लिए जो पानी है ना, जो जल है, वो बहुत कम है। उसी की बात हम करेंगे। देखो, तो पृथ्वी की सतह जो है लगभग 71% हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ना ये। 29% जो हिस्सा है वो तो स्थलीय भाग का है। बाकी 71% पे क्या है? इस पे जल है। पता है ना आपको। इसलिए जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि 71% हिस्से पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्से पर पानी है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। समझ रहे हो। लेकिन सारा पानी जो है हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जो पीने योग्य पानी, इस्तेमाल योग्य पानी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अलवणीय जल कहते हैं। ठीक है, यानी मीठा जल भी उसको हम कह देते हैं। तो जो पीने योग्य है, इस्तेमाल करने लायक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अलवणीय जल बोलते हैं। और ये कुल जल का सिर्फ लगभग 3% है ना। तो देखिए, जो 71% जल है ना, इसमें से जो अलवणीय जल है, कितना? अलवणीय जल, ठीक है, जो अलवणीय जल है ये कितना है? ओनली 3% है। कितना है भाई? अपने पास 3% है। ओनली ध्यान रखना है। अब इसी 3% पे क्या है? पूरा वर्ल्ड टिक रहा है। इसी 3% पानी जो इसको यूज कर सकते हैं, ये पूरा वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है भाई, अलग अलग कंट्रियों में। ठीक है, अब इसी को हम क्या मान लेंगे भाई? 100% मान लेंगे। इसी 3% को हम क्या मान के चलते हैं कि भाई अपने पास ये जितना पानी है इसको हमने 100% मान लिया। अब इसमें से किसी कुछ हिस्सा किसी कंट्री के पास जाएगा, कुछ हिस्सा किसी दूसरी कंट्री के पास जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो। तो आगे देखिए, अब जो अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही क्या है? मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। ठीक है ना। ये जो 3% मैंने आपको पानी बताया, इसमें से भी जो अलवणीय जल जो है ना, ये आपका, इसका बहुत छोटा सा भाग जो है मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। ठीक है भाई, इन 3% में से भी। और अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न होती है। ठीक है भाई, जो अलवणीय जल है यानी जो पीने योग्य पानी है, आपका इस्तेमाल करने लायक पानी है, ये स्थान और समय के अनुसार आपको अलग अलग देखने को मिलता है। आप बोलोगे कैसे? अब मुझे बताओ, जो पानी आपको मैदान में देखने को मिलेगा, मैदान वाले एरिया में, आपको पहाड़ी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा ना। जितने भी सिविलाइजेशन है अपने एंशियंट टाइम पे, वो कहाँ देखने को मिलती है हमें? जहाँ नदी वगैरह होती है, आपको पता है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात आप कर लीजिए, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की बात आप कर लीजिए, तो अब कहाँ बसी थी? सिंधु नदी के पास बसी थी। सीधी सी बात है ना। तो भाई पहाड़ी क्षेत्र पर पानी नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो वही बात है। तो अलवणीय जल की उपलब्धता जो है स्थान और समय के अनुसार, ठीक है, टाइम के साथ स्थान के अनुसार अलग अलग होती है। आपको हर जगह इक्वल पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि भाई हर जगह आपको सेम अमाउंट है पानी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आगे चले, उसके बाद इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े संघर्ष हो गए। ठीक है भाई, प्रदेश और देशों के बीच विवाद का एक विषय बन चुका है। अब जो ये पानी है ना, आपका जल है, ये बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब कि बहुत कम है।
अब इसका आवंटन जो है ना, मतलब कि बंटवारा किस प्रकार से हो, इसको लेकर ना, और इसके ऊपर नियंत्रण को लेकर क्या हो चुका है, कई बार झगड़े आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहे सोसाइटी की बात कर लीजिए, समाज की बात कर लीजिए, अगर मैं कंट्री के अंदर लोगों की बात करूं, और कई बार एक कंट्री के अंदर जो स्टेट्स होते हैं उनके बीच भी जो है नदी के पानी को लेकर कई बार विवाद देखने को मिल जाते हैं। या आप यूँ कह लीजिए भाई कि जो नदी है दो कंट्री के बीच में, उसके पानी को लेकर भी क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। ठीक है, तो ये जो दुर्लभ संसाधन है, इसके आवंटन और नियंत्रण पर क्या तनाव हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समझ आ रहा है भाई चैप्टर, ध्यान रखना है, कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तब हम बात करते हैं भारत के जल संसाधन की। ठीक है, आपका जो पहला टॉपिक है यहीं से स्टार्ट होता है, भारत के जल संसाधन। अब देखिए जो भारत का जल संसाधन है, तो भारत की हम बात करेंगे, पूरी बुक जो है भारत के ऊपर ही है। तो भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45%, ठीक है, जल संसाधन का 4%, और जनसंख्या का लगभग 17% से लगभग अधिक है। ठीक है भाई, देखिए अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, धरातलीय क्षेत्र का, तो वो 2.45%। अगर पूरे वर्ल्ड में जितना भी स्थलीय भाग है, टोटल स्थलीय भाग कितना है, 21% है ना, इसका 2.45% जो है वो इंडिया के पास है। ठीक है भाई, इसको आप पूरा 100% मान के चलो। ठीक है ना, अगर हम 21% अपने पास स्थलीय भाग है तो उसको मान के चलेंगे हम, पूरा हमारे पास 100% हो गया हिस्सा। ठीक है, इसमें से 2.45% जो है इंडिया के पास धरातलीय क्षेत्र है, और जल संसाधन 4%। अब मैंने आपको पीछे ही बताया कि भाई 3% जल जो है ना, ये उपयोग के लिए है। क्या है ये, उपयोग के लिए, सीधी सी बात है। अब इसमें से भी ना, अब इसको क्या मान लोगे, पूरा 100% मान लोगे भाई, 3% पानी तो है 71% में से, लेकिन जितना पानी है उसको मैंने पूरा 100% में मान लिया। अब उसमें से जो 4% पानी है वो इंडिया के पास है। ठीक है भाई, और जनसंख्या की बात करूँ 17% से अलग है, ज्यादा है, मतलब कि ठीक है 17% से ज्यादा इंडिया के पास क्या है, पॉपुलेशन है। तो आप देख रहे हो पॉपुलेशन के मामले में इंडिया के पास सारे, चाहे वो एरिया के हिसाब से बात कर लो, चाहे वो पानी की बात कर लो, जनसंख्या ज्यादा ही है। आपको पता है पहले नंबर पर आते हैं हम जनसंख्या के मामले में, है ना, तो वही बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। और भारत में हर साल वर्षा से लगभग 4000 घन किलोमीटर जल मिलता है। कितना मिलता है भाई, 4000 घन किलोमीटर जो है पानी मिलता है, कहाँ से, वर्षा से। क्या ये सारा पानी यूज हो जाता है, नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब भारत में क्या 1869 घन किलोमीटर जल धरती पर भूजल के रूप में उपलब्ध है। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने कि जो 1869 घन किलोमीटर जो जल है ये पृथ्वी पर, धरती पर क्या है, धरती पर और भूजल के रूप में उपलब्ध है। यानी कि आपका धरातलीय जल हो गया। ठीक है, धरातलीय जल क्या होता है, जो आपका नदी के फॉर्म में हो गया, ठीक है, तालाब के फॉर्म में जो हो गया, ठीक है, जहाँ पे तालाब में पानी होता है, धरातलीय जल होता है। और भूजल क्या होता है, जो आपका जमीन के अंदर होता है। मान लो कि अगर ये जमीन है तो इसके अंदर जो पानी है, ठीक है, इसको जो है ऐसे कि बहुत सारे माध्यमों से निकाला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, आपने पता है समरसेबल वगैरह लगाते तो क्या करते हैं, वो ग्राउंड वाटर निकाल रहे होते हैं। तो भारत में 1869 घन किलोमीटर जो है जल है वो धरती पर और भूजल के रूप में क्या है, वो उपलब्ध है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। और आगे देखिए, और इस 1869 घन किलोमीटर में से जो जल है ना, केवल 60% जल ही लाभदायक उपयोग के लिए संभव है। इस 1869 में से भी ओनली इसका 60%, इसका लगभग 60% जो है वो केवल जो है लाभदायक उपयोग के लिए, मतलब उसको हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना, उसको हम यूज कर पा रहे हैं। और भारत में कुल 1122 घन किलोमीटर जल जो है संसाधन ऐसा है जिसका वास्तव में उपयोग किया जाता है। मतलब कि मैंने आपको जो बताया कि 1869 में से इसका केवल 60% जो है वो हम यूज कर पा रहे हैं। तो 60% कितना है, वो लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, लगभग 1000 कुछ आ रहा है। तो आप यही मान के चलो लगभग 1122 घन किलोमीटर क्या है, वो जल संसाधन ऐसा है, वही जो 60% है वो यही नंबर है, ध्यान रखना लगभग। ठीक है भाई, ध्यान रखना 1122 घन किलोमीटर जल संसाधन ऐसा है जिसका वास्तव में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो 1869 भी देखो 4000 घन किलोमीटर बारिश से आ रहा है, और उपलब्ध अपने पास 1869 है, उसमें से भी हम इतना यूज कर पा रहे हैं जितना वास्तव में हमारे उपयोग के लिए है। समझ आया, बाकी पानी नष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, यूज नहीं कर पाते हैं उसको हम। आगे चले, अब हम बात करते हैं धरातलीय जल संसाधन की। ठीक है, अब आपके अगले टॉपिक आया है धरातलीय जल संसाधन, उसके बाद भौम जल की हम बात करेंगे। धरातलीय जल क्या होता है बता चुका हूँ, जो धरातल पर मौजूद है, जिसको हम अपने आसपास देख भी सकते हैं। नदी जो होती है धरातलीय जल है, तालाब हम कहीं देखते हैं वो धरातलीय जल का एग्जाम्पल है। देखिए, ठीक है भाई, आपने वीडियो में अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो आप। ठीक है भाई, ये धरातलीय जल है, ये भी धरातलीय जल का एग्जाम्पल है, ये सब धरातलीय जल के अंदर आता है। ठीक है,
देखो, तो धरातलीय जल के चार मुख्य स्रोत होते हैं। अगर मैं बोलता हूँ सरफेस वाटर यानी कि धरातलीय जल, तो इसके चार स्रोत हैं: नदियां, झीलें, तलैया और तालाब। सबके बारे में आप जानते हो, नदियां, झीलें, तलैया क्या होता है, तालाब से थोड़ा छोटा होता है, जो कि क्या है आप समझ सकते हो। तलैया देखो कैसे बनता है। तलैया हम कृत्रिम रूप से बना सकते हैं। कृत्रिम रूप से मतलब होता है आर्टिफिशियली हम बना सकते हैं। आर्टिफिशियली कैसे बनाएंगे, गड्ढा खोद के हमने बना दिया, या ऑटोमेटिकली खुद कई बार गड्ढे बन जाते हैं तो वहां पर पानी भरने लग जाता है, वो तलैया ही हो जाता है। ठीक है, तो नदियां, झीलें, तलैया और तालाब आपका हो जाएगा। आगे बात करूं, अब देखिए, देश में कुल नदियों तथा उन सहायक नदी जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर लगभग 10,360 नदियां हैं। अब इंडिया में ना टोटल कितनी नदियां मिलाई है यहाँ पर, टोटल हमने 10,360, 10,360। अब इनके अंदर उन्हीं नदियों को ऐड करा गया है जिनकी जो लंबाई है वो 1.6 किलोमीटर है। ठीक है ना, जिनकी लंबाई 1.6 मीटर से अधिक है उनको क्या, सबको यहाँ पर जो है नदियों में कैटेगराइज कर लिया है, मतलब नदियों, उनकी सहायक नदियों में। ठीक है, समझ आ रहा है। किसी नदी की मान लो 1.6 मीटर से कम है, किलोमीटर से कम है, ठीक है, ध्यान रखना लंबाई, तो उसको यहाँ पर ऐड नहीं करा गया इन नदियों में। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए। आगे देखो भाई, उसके बाद भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह जो है 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। अब नदी बेसिन क्या होता है, देखो भाई, नदी बेसिन मतलब वो होता है, मान लो कि ये एक मेन नदी है, ये क्या है, एक मेन नदी है। ठीक है, ये यहाँ से एक सहायक नदी आके मिलती है, यहाँ से एक सहायक नदी आके मिलती है, यहाँ से एक सहायक नदी आके मिलती है। ठीक है, यहाँ से भी एक सहायक नदी आके मिलती है। समझ आ गया। तो भाई, एक आपका जो नदी बेसिन होता है एक वो एरिया होता है जिसको हम जल ग्रहण क्षेत्र भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, नदी नदी बेसिन को। तो नदी बेसिन आपका वो एरिया हो जाएगा, वो भौगोलिक क्षेत्र हो जाता है जहाँ से पूरा पानी जो है एक नदी में आके मिलता है। ठीक है, चाहे वो वर्षा, अब मान लो यहाँ पर कोई वर्षा का पानी यहाँ पर जमा हो गया, ठीक है, अब यहाँ से पानी इस नदी में आ रहा है, वर्षा का पानी, वर्षा का पानी, इसकी सहायक नदियों का पानी, ठीक है, और चाहे वो मेन नदी का पानी जो होगा, जितने एरिया में बहता है, ठीक है, बारिश का पानी, सहायक नदी और मुख्य नदी का पानी जितने एरिया में फैला रहता है, जहां जहां वो बहता है, उसका क्या हो जाता है, उस एरिया को हम नदी बेसिन कहते हैं, उसको हम जल ग्रहण क्षेत्र हम कहते हैं। समझ आ गया। तो भारत के जितनी भी नदी बेसिन है टोटल मिला दो, जितनी भी नदियां हैं उनका जितना भी क्षेत्र है जहां जहां वो बहती है, जहां जहां उनकी सहायक नदी बहती है, उन सबका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग कितना है, 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया जाता है। बारिश से कितना मिलता है हमें, 4,000, बारिश से कितना मिलता है हमें, घन किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना घन किलोमीटर देखने को मिलता है, लेकिन उसमें से भी जो है, जो नदी बेसिनों में जो वार्षिक प्रवाह में देखने को मिलता है वो इतना देखने को नहीं मिलता, वो इतना देखने को मिलता है। समझ आया भाई तुमको, क्योंकि 4,000 बारिश, जो 4,000 घन किलोमीटर पानी है वो पूरा जो है यहाँ पर आ ही नहीं पाता, उसमें से केवल 1869 घन किलोमीटर जो है हमें ये जो पानी है वापस कहाँ जाता है, समुद्रों में जाता है भाई, बारिश का पानी नदियों में जाता है, तो वही बात है, तो वही वार्षिक प्रवाह जो है इतना हमें देखने को मिलता है लगभग। ठीक है, उसके बाद फिर भी जो स्थलाकृतिक है, जलीय है और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल 690 घन किलोमीटर, जो कि लगभग 32% होता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत सारे स्थलाकृतिक होते हैं भाई, जलीय और जो अन्य दबाव होते हैं जो कि पूरी तरह से पानी को यूज करने नहीं देते हैं, तो इतने का भी जो है धरातलीय जल की बात कर रहा हूँ, देखो मैं भी, ठीक है, तो हमें सरफेस पर देखने को मिलता है। तो धरातलीय जल का केवल जो है हम 690 घन किलोमीटर यानी लगभग 32% होता है, उसका उपयोग कर पाते हैं। ठीक है भाई, इसमें भूजल में ऐड नहीं कर रहा हूँ। आगे चलो, और भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक विभिन्नताएं पाई जाती है। आपको पता है जो भारत के अंदर जो बारिश होती है, आपको यहाँ पर स्थानिक भिन्नता देखने को मिलेगी। स्थानिक विभिन्नता का मतलब क्या हो जाता है कि आपको किसी एरिया में तो बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, किसी में बहुत कम बारिश देखने को मिलेगी और किसी में होएगी ही नहीं। तो कहीं तो बाढ़ आ जाती है, कहीं पर आपको सूखा देखने को मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, भारत के अंदर वर्षा में बहुत स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। और वर्षा का मुख्य रूप से क्या होती है, मानसूनी मौसम संकेंद्रित है, मतलब कि जब मानसून आता है तब आपकी जो है बारिश आती है। 11th में आप पढ़ चुके हैं सबके बारे में। ठीक है, आगे देखो, और भारत में कुछ नदी जैसे कि भाई गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु हो गई, इसके जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं।
जल ग्रहण क्षेत्र वही नदी बेसिन आप कह सकते हो। मैंने बताया आपको कि जहाँ से जहाँ से पानी कलेक्ट करती है एक मुख्य नदी। अगर मैं गंगा नदी की बात कर रहा हूँ तो गंगा नदी जहाँ से गंगा नदी के अंदर जहाँ से पानी आता है, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो कहीं नदी से पानी आ रहा हो सहायक नदियों के रूप में, वो सारा उसका जल ग्रहण क्षेत्र आएगा। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, जो इनका बेसिन है, वो बहुत बड़ा है। अगर मैं साउथ की नदियों की बात करता हूँ तो उनके कंपेरिजन में बहुत बड़ा है। ठीक है, आगे चले। और गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी, ठीक है, या नदी कर लेना, ठीक है भाई। बराक नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में जो है वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों, ठीक है ना, इन तीनों के लिए पूरा नदियों का यूज हम कर रहे हैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी, इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसमें वर्षा जो है बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो आपको पता है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, जो हिमनद आपका कौन सा, गंगोत्री, वहां से निकलती है। वहां से भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, उसके बाद जब वो आगे गंगा कहलाती है, ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र आपकी कहाँ से निकलती है, तिब्बत का जो चेमा योंगडुंग है वहां से निकलती है। बराक नदी जो आपकी मणिपुर की जो घाटी है, ठीक है, वहां से निकलती है, जब मणिपुर की पहाड़ियों से आप कह सकते हो वहां से निकलती है। तो यानी मैं कहूँ तो ये उत्तर पूर्वी आपकी नदी है बराक नदी, ठीक है, बाद में बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक, इनके जो ये जो नदी है, इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, इसमें वर्षा का पानी अधिक आता है। समझ आ रहा है भाई मैं क्या कह रहा हूँ? मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही चीज। और ये नदियां देश के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती है। अगर मैं ये जो नदियां हैं, ये जो मैं आपको बताई, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी, ये कुल क्षेत्र के लगभग आपको कितना, 1/3 भाग पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% पाया जाता है। ठीक है भाई, इन्हीं 3 नदियों को जल ग्रहण क्षेत्र है। इसमें जितना भी धरातलीय जल संसाधन है उसका 60% जितना मौजूद है, उसका 60% पाया जाता है। यूज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, 60% जल जो है पाया जाता है। समझ आ रहा है? आगे चलो। और दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं, जैसे कि गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, इनका जो वार्षिक वार्षिक जल प्रवाह है वो अधिकतर भाग काम में लाया जाता है। देखो, वर्षा ज्यादा किस में हो रही है भाई, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में। और दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इसमें वार्षिक प्रवाह जो है, इनमें जितना ही वार्षिक प्रवाह होता है वर्षा से, उसका जो अधिकतर भाग है वो पानी का काम में ले लिया जाता है। लेकिन इन नदियों में भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिला। गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो जो बराक नदी है, इनमें जो पानी, अभी जो अधिकतर पानी है उसको यूज में नहीं लिया जा रहा है। समझ आ गया? लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र गंगा बेसिनों में अभी भी उपलब्ध या संभव कह लो नहीं हो पाया है। इनका अधिकतर पानी यूज में ले लिया जाता है, लेकिन इनका अभी तक ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? देख लो, यहाँ पर ज्यादा पानी जब भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर जो है संभव हो पाया है, ध्यान रखना। आगे चलें। अब हम बात करेंगे भौम जल संसाधन की। क्या? भौम जल संसाधन। भौम का मतलब भूमि, जल का मतलब जल, संसाधन का मतलब जो इंसानों के काम है। तो जल जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, भूमि के अंदर देखने को मिलेगा। आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है, ये देखो, जमीन में जो पानी होता है, ठीक है, इसको हम भौम जल संसाधन कहते हैं, जो कि तेजी से क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। यानी कि जो इसका ग्राउंड वाटर है, जो इसका स्तर है, वो धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है। जमीन के अंदर जो पानी है, इसका लेवल धीरे धीरे गिरता जा रहा है। जब लोग पहले समरसेबल खुदवाते थे, पहले जो है उनका 150 फीट पर पानी आ जाता था, ठीक है, वो 250-300 फीट कराते हैं, तब जाके जो है उनको पानी देखने को मिलता है समरसेबल के अंदर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आगे चलते हैं। देखिए, तो भूमि के अंदर का जो जल होता है उसको भौम जल कहते हैं, बता चुका हूँ मैं। देखो, अब यहाँ पर कोई कैटेगरी आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे राज्य बताऊंगा जो भौम जल का बहुत कम उपयोग करते हैं, कुछ ऐसे राज्य बताऊंगा जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और कुछ ऐसे राज्य बताऊंगा जो बहुत मध्यम में क्या करते हैं, यूज करते हैं भाई भौम जल संसाधन का। ठीक है, देखो भाई, तो जो कम यूज करते हैं वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा का, केरल आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करूं, भौम जल का जो मध्यम उपयोग करते हैं, मतलब कि ना ज्यादा ना कम ही उपयोग करते हैं, नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं नीड के हिसाब से, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र। लेकिन जो ज्यादा यूज करते हैं वो कौन सी कंट्री है, वो कौन से राज्य हैं? आपका पंजाब, आपका हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। यहाँ पर ज्यादा भौम जल का यूज करा जाता है। और ध्यान रखना भाई, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपको पानी की कमी हमेशा देखने को मिलेगी, और यहाँ का जो जल स्तर है वो तेजी से घटता जा रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि जहाँ पर ज्यादा यूज करा जाता है, इसी वजह से अगर भौम जल संसाधन का तेजी से दोहन करा जाएगा, ज्यादा यूज करा जाएगा, वो तेजी से नीचे घटता चला जाएगा। समझ रहे हो भाई क्या कह रहा हूँ मैं?
और यदि इस प्रकार से भौम जल स्तर गिर रहा है और यही प्रवृत्ति अगर आगे जारी रहती है, अगर ये जो चल रहा है सिनेरियो अगर चलता रहता है आगे, तो जो जल के मांग की आपूर्ति है उसको करने की आवश्यकता पूरी बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। अगर यही चलता रहता है तो जल की जो मांग है उसकी आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपूर्ति हो ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है, लेकिन जल की मांग तो उतनी आती रहेगी। तो आपूर्ति की जो मांग है, मांग की जो आपूर्ति वो पूरी करने की आवश्यकता होगी, और ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी, ध्यान रखना। और इससे सामाजिक उथल पुथल और विघटन का कारण हो सकता है, ठीक है। जब पानी की तंगी आएगी, मांग के हिसाब से पानी की आपूर्ति नहीं होती, तो समाज में उथल पुथल देखने को मिलती है, ठीक है। विघटन देखने को मिल सकता है, लोग वहां से छोड़ छाड़ के भाग सकते हैं अपने घर वगैरह को, कहीं और जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वही पर्टिकुलर को ध्यान रखना, तो विघटन का कारण भी बन सकता है। समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं लैगून और पसच जल, ठीक है। लैगून और पसच जल, लैगून और पसच जल आप समझ सकते हो। देखो ये आपने देखा, ये मेन क्या समुद्र है आपका, ये क्या आपका मेन समुद्र है, दिख रहा है आपको समुद्र है, और यहाँ पर आपको एक अलग सा कुछ पानी यहाँ भी दिख रहा है आपको। लेकिन आपने ये भी देखा यहाँ पर पूरा रास्ता बंद है, यहाँ पूरा रास्ता बंद है, और यहाँ आपको पानी यहाँ भी देखने को मिल रहा है, और ये पानी आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अगर मैं बोलूँ लैगून और पसच जल का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो समुद्र का पानी है, यही पानी जो है यहाँ पर आकर जमा हो गया है, ये समुद्र का पानी ही है जो यहाँ पर आया है और जमा हो चुका है। और यहाँ की जो मिट्टी थी ना, और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, यहाँ से बंद कर दिया है जगह को, और यहाँ पर एक झील जैसी बन चुकी है, तालाब जैसा बन चुका है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैगून, झील बोलते हैं, लैगून बोलते हैं, या पसच जल, ठीक है भाई। तो पसच जल आप समझ सकते हो, देखो लैगून तो यही होते हैं, पसच आप समझ सकते हो जो नदी होती है ना, नदियाँ हैं, नदियों के जो साथ जो सहायक नदी है, जो उसका मेन प्रवाह है, उससे कुछ पानी अलग हो जाए, ठीक है। ये जो नदी आपकी बह रही है, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा जो पानी का है, मान लो ये अलग साइड में डाइवर्ट होकर यहाँ पर जमा हो जाए, ठीक है, ये आपका पसच जल कहलाता है। जो लैगून आपकी झील होती है, ये लगभग खारे पानी की झील होती है, ठीक है। लेकिन पसच जल जो आपकी मीठी भी हो सकती है, खारी भी हो सकती है, ध्यान रखना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ध्यान रखनी है। तो लैगून का मतलब समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, कि भाई आपने देखा होगा जो कुछ राज्य होते हैं उनकी जो सीमाएं होती है, जो उनके बॉर्डर होते हैं, वो बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं, वो बहुत कटे पीटे होते हैं ऐसे। तो यहाँ पर कुछ जगह बच जाती है, देखो मान लो यहाँ पर कुछ जगह बच गई, अब तो यहाँ पर समुद्र है, समुद्र का पानी यहाँ पर जमा होएगा, और यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह से क्या होगा, यहाँ पर रास्ता बंद हो जाएगा, और यहाँ पर पानी वो जमा ही रहेगा। समझ आया भाई। तो ऐसा आप समझ सकते हो कि भाई ये इनकी सीमा थी, यहाँ पर जो देखो यहाँ पर जो जगह थी, ठीक है, यहाँ पर पानी जमा हुआ, और यहाँ से मिट्टी ने क्या कर दिया, रास्ता बंद कर दिया, और यहाँ पर पानी अलग हो गया, यहाँ का पानी अलग हो गया, बट था ये समुद्र का पानी ही। तो ये आपका लैगून झील बन जाती है। अभी आपको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे और समझ आ जाएगा, मैंने अच्छे से आपको मैप वगैरह ले रखा है एग्जाम्पल के लिए। देखो, तो भारत की समुद्र तट रेखा जो है ना, वो विशाल है, और कुछ राज्यों में समुद्र तट जो है बहुत दंतुरित है। दंतुरित का मतलब क्या होता है, जो कटे फटे होना, मतलब कि ऐसे नहीं देखने को मिलेंगे आपको, बिल्कुल भाई ऐसे थोड़ी है। भारत की अगर मैं समुद्र तट वाले एरिया की बात करता हूँ इंडिया की, तो आपको बिल्कुल सीधी लाइन थोड़ी देखने को मिलती है। हम मैप कैसा बनाते हैं, ऐसा करके कुछ बनाते हैं ना, आपको पता होगा। तो बहुत कटा फिटा क्या है अपनी समुद्री सीमा है। इंडिया के जो राज्य हैं साउथ वाले, उनकी जो आप देख रहे हो, जो उनकी सीमा है क्या है, बहुत कटी फिटी तंतुरित है। अब इसी वजह से क्या होता है, लैगून बन जाती है, लैगून। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान रखना है। इसी कारण से क्या बहुत सी लैगून और झीलें बन गई हैं, समझ लो। आगे देखो, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इन लैगूनों और झीलों में बड़े बड़े धरातलीय जल संसाधन है, भाई। तो ये केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो इनकी जो सीमा है काफी दंतुरित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काफी लैगूनें और झीलें बन चुकी है, तो ये काफी बड़े धरातलीय जल संसाधन है, समझ रहे हो। आगे चलो भाई। और इन जलाशयों में खारा जल है भाई, ध्यान रखा, बता चुका हूँ। और इसका उपयोग जो है मछली पालन हो गया, चावल की कुछ निश्चित किस्मों और नारियल आदि की सिंचाई करने के लिए करा जाता है। खेती करने के लिए आप कह लो, इनकी सिंचाई के लिए जो है इन्हीं जो जलाशय हैं, ठीक है, इन्हीं का पानी का यूज करा इसमें जाता है। समझ आ गया। आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे भाई किसकी, चिल्का लेक की, जिसको हम कहते हैं चिल्का झील। क्या कहते हैं हम, चिल्का झील कहते हैं, चिल्का झील, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, उड़ीसा का, उड़ीसा जो है आपका उसका तट है, ये समुद्री तट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उड़ीसा है ना भाई, जो इसका जो सीमा है समुद्र से जो लगती है,
वो काफी कटी फिटी है, ठीक है, अगर आप देखना मैप में जाके। तो उस वजह से क्या हो चुका है, यहाँ पर जो समुद्र का पानी है वो यहाँ पर एंटर कर चुका है, समुद्र का पानी जो है यहाँ पर वो एंटर कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेक बन गई है जिसको हम क्या बोलते हैं, चिल्का झील बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, चिल्का लेक बोलते हैं। मैंने आपको थोड़ा जूम फॉर्मेट में दिखा रखा है, ध्यान रखना। आप बोलोगे इतनी बड़ी थोड़ी दिखती है मैप में, जूम फॉर्मेट में है, ठीक है भाई। तो ये उड़ीसा में पाई जाती है, वो कौन सी चिल्का झील पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ा लैगून है, सबसे बड़ा लैगून है, ध्यान रखना, एशिया का। समझ आ गया, तो चिल्का झील हो जाएगी जो कि खारे पानी की झील है। समझ आ रहा है भाई। तो यहाँ की जो उसकी जो सीमा है वो काफी दंतुरित है, आपको दिख रही है कहीं, सीधी बताओ मुझे आप, आपको दिख रही है यहाँ पर जो है कैसी कटी फिटी जो है यहाँ पर इसकी सीमा है। तो यहाँ पर पानी जमा होता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, मिट्टी वगैरह से जो रास्ता है ये बंद हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर पानी हमेशा आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ये तो ओडिशा का हो गया एग्जाम्पल। हम केरल की बात भी करेंगे। देखो ये इंडिया का मैप है, देखो यहाँ पर उड़ीसा है, उड़ीसा की देखो सीमा कैसी है, दिखाया ना मैंने आपको यहाँ पर, ये ये उड़ीसा की सीमा ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लैगून देखने को मिल गया है। अब हम बात करेंगे केरल की, ठीक है, वेम्बनाड झील की। तो ये इंडिया है, केरल आपका यहाँ पर है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका केरल है। इसी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जूम कर दिया है, समझ आ गया। अब इसी केरल को मैंने जूम कर दिया, यहाँ पर हमको देखने को मिलती है वेम्बनाड झील। क्या देखने को मिलती है, वेम्बनाड झील, क्योंकि ये भी क्या है, आपकी लैगून है, इसी वजह से बने, क्योंकि केरल की जो सीमा है समुद्र से लगने वाली दंतुरित है, कटी फटी है। तो यहाँ पर क्या, समुद्र का पानी एंटर करा और वहां से जो है मिट्टी वगैरह उसके पास जमा हो गई, समुद्र के पास से ही, तो वहां पर रास्ता बंद होगा, वहां पर पानी हमेशा रहता है। उसको अलग अलग कामों में यूज करा जाता है, ठीक है भाई। ये आपकी वेम्बनाड लेक है यहाँ पर, तो इसको आप और जूम में आप देख सकते हो, इसको आप थोड़ा और जूम में आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये वेम्बनाड आपकी लेक हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आया क्या कह रहा हूँ भाई मैं आपको। तो ये क्या आपके देखो, यहाँ आपके जो केरल है, इसकी जो सीमा है बिल्कुल प्लेन नहीं है, देखो ऐसे धार 2 मिनट को देखो, जो इसकी सीमा कैसी है भाई, देखो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो सीधी नहीं है, थोड़ी यूं टेढ़ी टेढ़ी हो रही है, तो इसकी जगह यहाँ पर पानी एंटर कर गया है, इस वजह से यहाँ पर लैगून का निर्माण हुआ है, क्योंकि वेम्बनाड झील आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी बन गई है। समझ आया, आगे चलते हैं। उसके बाद जल की मांग और उपयोग। क्या, जल की मांग और उपयोग, जल की मांग रहती है, उसका उपयोग किस प्रकार से करा जाता है, ठीक है, उसकी बात हम कर लेते हैं। देखो, तो भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, आपको पता है भारत क्या एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत में अधिकतर लोग कृषि कर रहे होते हैं और उसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग जो है कृषि पर निर्भर है। भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और उसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 हिस्सा जो है कृषि पर ही निर्भर है, भारत की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में, पता है ना, पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट करी गई थी, पहली 1951 में स्टार्ट करी गई थी। पंचवर्ष यानी 5 साल के लिए चलाई गई थी। तो पहली कब तक चली, 1951 से लेकर 56 तक। फिर दूसरी ऐसे टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। अब मुझे बताना, पहली पंचवर्षीय योजना तो मैंने बता दी, लास्ट वाली जो पंचवर्षीय योजना है, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है, उसका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, बताना मुझे। तो पंचवर्षीय योजनाओं में क्या करा भाई, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी, ठीक है भाई। को पता है कि जब आजाद हम हुए तो वहां पर कृषि, क्योंकि डेवलप इतने थे नहीं हम, और सबको सब कृषि करते थे, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। तो ऐसे में पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना बहुत जरूरी थी। अब इसी को देखते हुए क्या पंचवर्षीय योजना में काफी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई, जिसके तहत भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर, पढ़ोगे आगे चैप्टर में, टेंशन ना लो, ठीक है। इन परियोजना, ये जो परियोजना है, इनको शुरू किया गया। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान रखना है। आगे चले, और भारत की जो वर्तमान में जल की मांग है वो सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है, ठीक है भाई। भारत में वर्तमान में जो जल की मांग है वो सिंचाई की आवश्यकता से भी अधिक है, और धरातलीय और भूमि जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में ही होता है। उद्योगों वगैरह में नहीं तो होता इतना, धरातलीय और जो भूमि जल संसाधन अपने पास है उसका अधिकतर योग उद्योग का, उसका जो यूज है वो कृषि में ही करा जाता है। और धरातलीय जल का 89% और भूमि जल का 92% जल उपयोग किया जाता है, ठीक है। धरातलीय और भूमि जल सबसे अधिक कृषि में ही हो रहा है, और धरातलीय जल का कितना, 89। देखो जितना अपने पास अवेलेबल, आप बोलोगे भाई पीछे तो आपने 60% बताया, कहीं 32% आप बता रहे हो,
मेरी बात सुनो भाई, जितना अपने पास अवेलेबल होता है ना, उसको हम एक ब्रॉड वे में 100% के कैटेगरी में रख लेते हैं। तो उसी को, उसका 89% जो है, और भौम जल का जो 92% है, उस जल का उपयोग किया जाता है। जबकि औद्योगिक सेक्टर में आपका जो है ओनली 2% यूज करा जाता है धरातलीय जल का, और भौम जल का 5% यूज करा जाता है ओनली। 89 कृषि में यूज करा जाता है धरातल का, भौम जल का 92%, ठीक है। और औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का यानी धरातलीय जल का 2% और भौम जल का 5%। समझ आ रहा है? आगे चलो, हम बात करते हैं सिंचाई के लिए जल की मांग। क्या? सिंचाई के लिए जल की मांग। सिंचाई को पता है क्या होता है भाई? खेतों में पानी देना, उसको सिंचाई कहते हैं, ठीक है। देखो, तो कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए करा जाता है। आपको पता है देश के अधिकांश भाग जो है वो वर्षाहीन और सूखाग्रस्त है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इसके अधिकतर जो भाग है वो वर्षाहीन है और सूखाग्रस्त है, यानी सूखा देखने को मिलता है। और उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। अगर मैं वर्षाहीन और सूखाग्रस्त एरिया की बात कर रहा हूँ तो उसमें अधिकतर जो एरिया आपका उत्तर पश्चिम भारत आता है, जैसे कि राजस्थान वाला जो एरिया आ गया आपका मेनली, है ना, वो वाला आ जाएगा। दक्कन का पठार वाला एरिया आ जाएगा, वो इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि आपका वर्षाहीन और सूखाग्रस्त आपका एरिया होता है। और शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई की खेती करना कठिन होता है। शुष्क ऋतु यानी कि जब गर्मी वगैरह होती है, ठीक है। और शुष्क ऋतु मतलब बिल्कुल भी आपको नमी देखने को नहीं मिलती वहां पर। तो शुष्क ऋतु में गर्मी के टाइम पे बिल्कुल सिंचाई के बिना जो है काम करना है, खेती करना बिल्कुल कठिन हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, इसलिए जो है सिंचाई के लिए जल की मांग रहती है कि भाई सिंचाई के साधन होने चाहिए जिससे जो है खेती करी जा सके, ठीक है भाई। ध्यान आपको रखना है। समझ आ रहा है ना भाई? ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे देखो, अब जो पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि अगर पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इसमें भी जो है मानसून के मौसम में अवर्षा और इसकी असफलता सूखा जैसी, इसकी जो असफलता है वो सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। अब ऐसे एरिए जहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है, ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार हो गया, आपको पता है बिहार में तो बाढ़ भी आ जाती है। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी जो है मानसून के टाइम पे कई बार अवर्षा का मौसम देखने को मिल जाता है, मतलब वहाँ बारिश ही नहीं हुई, और इसकी असफलता से वहाँ पर सूखा जैसी स्थिति बन जाती है कई बार। तो ये कृषि के लिए हानिकारक है, समझ रहे हो? तो भारत का जो मानसून है काफी ना भाई बिगड़ा हुआ, आप कह सकते हो। किसी जगह पे बहुत पानी आ जाता है, बारिश आ जाती है, किसी पे आती ही नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पर जहाँ बारिश ज्यादा हो भी रही होती है, कई बार वहाँ बारिश नहीं हो रही होती है। यही मेन रीजन है, ध्यान रखना। तो कृषि के लिए हानिकारक होता है, तो इसलिए जो है सिंचाई की मांग उठती है। और कुछ फसलों के लिए भाई जल की कमी जो है सिंचाई को आवश्यक आवश्यक बनाती है, वही बोला मैंने। तो इसलिए फसलों की जो जल की कमी है उसको सिंचाई उसको आवश्यक बनाती है, मतलब कि सिंचाई के बिना बात नहीं बनेगी फिर। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट हो गया, इन सब के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। आपको पता है चावल, गन्ना और जूट ऐसी फसलें हैं जिनमें बिना पानी के बाद बनेगी, इनमें बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है अगर हम इनकी फसल कर रहे हैं तो, जो केवल सिंचाई द्वारा ही संभव है अगर वर्षा टाइम पे नहीं हो रही है तो। समझ आ रहा है? आगे देखिए, और सिंचाई की व्यवस्था जो है बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। अगर सिंचाई की व्यवस्था अच्छे से हो रखी है तो मल्टीपल फसल उगाई जा सकती है, ठीक है। ध्यान रखना, तो ये बात है, सिंचाई की व्यवस्था जो है बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। बहुफसलीकरण मतलब कि एक से ज्यादा फसल है। और ऐसा पाया गया कि जो सिंचित भूमि है, सिंचित भूमि की जो कृषि उत्पादकता है वो असिंचित भूमि की अपेक्षा ज्यादा होती है, ठीक है भाई। ऐसी भूमि जहां पर सिंचाई के साधन विकसित हो रखे हैं, ठीक है, तो वहां पर कृषि उत्पादकता ज्यादा देखने को मिलती है। और असिंचित भूमि की अपेक्षा, क्योंकि सिंचित भूमि वो है जहां पर सिंचाई के साधन है, और असिंचित भूमि वो है जो वर्षा पर निर्भर है ओनली, जो किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। और वहां पर जो है उत्पादकता कम देखने को मिलेगी सिंचित भूमि के मुकाबले। समझ आ गया? सीधी सी बात है, बता चुका हूँ ये तो पहले में। और देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति का लाभ मिला है। तो देश है उसमें जो कृषि पिछले चैप्टर में आपको बताया, ठीक है। तो देश में कृषि विकास का जो है हमें कृषि विकास देखने को मिलता है कब? जब हरित क्रांति लाई गई। क्या पूरे इंडिया को लाभ देखने को मिला? नहीं, कुछ गिने चुने राज्यों को और कुछ फसलों में हमें लाभ देखने को मिला, जैसे गेहूं वगैरह जो हो गए, है ना। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक लाभ देखने को मिलता है, ध्यान रखना, किसका? हरित क्रांति का। लेकिन हम जो है उत्पाद खाद्यान्न के मामले में थोड़े आत्मनिर्भर हुए थे हरित क्रांति के बाद। उसके बाद इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। ये जो राज्य बताया मैंने को बताया आपको, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से ही बेसिकली पैदा करे जाते हैं, उगाए जाते हैं। और ये राज्य अपने संभावित भूमि जल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं। ये जो राज्य है वही कैटेगरी है, देख लो, जो ज्यादा भूमि जल का उपयोग करते हैं।
तो सिंचाई के लिए जो अधिकतर भूम जल इनके पास है उसका यूज ये कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। और इन राज्यों में भूम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से, क्योंकि ज्यादा उपयोग कर रहे हैं ये, तो भूम जल स्तर क्या हो रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। और कुछ राज्यों में जैसे कि आपका राजस्थान है, महाराष्ट्र है, इनमें अधिक जल निकालने के कारण क्या होगा, जो भूमि जल है, भूमिगत जल है, उसमें फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। और फ्लोराइड क्या है, देखो भाई, जब पानी का जल स्तर जो गिर रहा है ना लगातार, आपका जो ग्राउंड वाटर है, पानी का स्तर जितना नीचे गिरता जाता है उतनी ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। फ्लोराइड क्या कहाँ देखने को मिलता है, आपको चट्टानों वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, जो फ्लोराइड है आपका, फ्लोराइड जो है आपका, ये आपको चट्टानों वगैरह में जो पानी नीचे से आता है तो उसके नीचे जो आपको मिट्टी देखने को मिल गई, चट्टानें देखने को मिल गई, उसमें आपको देखने को मिलता है। जब पानी का स्तर नीचे गिरता जाएगा तो इन फ्लोराइड का जो फ्लोराइड की जो मात्रा है पानी में मिलती जाती है। ये पानी जब ऊपर आता है तो वो इन्हीं रास्ते से होकर आता है भाई, मिट्टी के रास्ते से होकर आता है। तो ऐसे में जब इनके रास्ते से होकर जाती है, जो जमीन के अंदर का जो रास्ता है, उसमें जो फ्लोराइड मिला होता है वो पानी के अंदर मिल जाता है, जो कि हानिकारक माना जाता है भाई इंसानों के लिए, ध्यान रखना। तो फ्लोराइड का संकेंद्र बढ़ गया है और इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या के संकेंद्र की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, संख्या भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, जमीन के अंदर जो आपकी अलग अलग थोड़ी जो रॉक्स देखने को मिल जाएंगे उसमें देखने को मिलता है। तो इसी वजह से क्या होगा, जब जल स्तर जितना गिरता जाएगा उतनी ही संख्या और आपकी जो फ्लोराइड है इनकी मात्रा बढ़ते जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर ये मिल जाते हैं। क्योंकि जितना पानी का लेवल नीचे गिरता जाएगा उतना ही ज़्यादा जो है पानी इनके अंदर, इन मिट्टी के अंदर जो जगह है वहाँ पर रिश्ता चले जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, बॉक्स में दे रखे, आपको पढ़ सकते हो, इसको बता देता हूँ मैं आपको। देखो, तो प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है, देश के सभी कृषि फॉर्मों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने की व्यापक दृष्टि है। मतलब ये कुछ एरियो में जो सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बेसिकली योजना चलाई गई है। ठीक है, 2015-16 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ही शुरू करी गई थी। ठीक है, और ताकि जो ग्रामीण समृद्धि है आएगी। ठीक है, जहाँ पर जो ग्रामीण इलाके वहाँ पर भी थोड़ी जो है समृद्धि आ जाए, इसलिए अब यहाँ पर कुछ उद्देश्य है, कुछ उद्देश्य है इस योजना के। इसके भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्या खेती में पानी की पहुंच बढ़ाना है भाई। ठीक है, ताकि खेती तक पानी की पहुंच बढ़ जाए और उचित प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के माध्यम से पानी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए जल स्रोत और आपका वितरण और इसके कुशल उपयोग के लिए एकीकरण को बढ़ावा देना, सही टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, और प्रथाओं के माध्यम से, मतलब कि भाई किस प्रकार से पानी का यूज करना चाहिए, इस सब के माध्यम से कि हमें सर्वोत्तम उपयोग करना है पानी का। उसके बाद स्थायी जल संरक्षण प्रणालियों को अपनाना, जिससे जो जल बच जाए। संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाना। तो स्थायी जल संरक्षण प्रणालियों को अपनाना ये उद्देश्य था। उसके बाद मृदा और जल संरक्षण और भूजल के पुनर्जनन और अपवाह को रोकना। ठीक है, जो पानी का अपवाह होता है जिससे जो मृदा की ऊपर की लेयर है वो हट जाती है, तो उसको रोकना। ठीक है, मृदा को बचाना और जल संरक्षण करना, ये से कुछ उद्देश्य हैं किसके, प्रधानमंत्री कृषि योजना, कृषि सिंचाई योजना के। समझ आ गया। अब आगे हम बात करते हैं, जो अगला टॉपिक है हमारा, संभावित जल समस्या। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि ये जो जल की समस्या क्या है, जो आगे हमें देखने को भी मिल सकती है। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो देखो भाई, बहुत सारी समस्या हमको देखने को मिलती है पानी से रिलेटेड। ठीक है, तो उसी की हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी संभावित समस्या हमको देखने को मिल सकती है। पहला, तो जल की उपलब्धता जो है ना भाई, वो दिन प्रतिदिन वो कम होते जा रही है। दूसरी, जितने भी औद्योगिक, कृषि और जो घरेलू निस्सरण हो गए, निस्सरण मतलब आप समझ सकते हो कचरा। ठीक है, औद्योगिक कचरा हो गया आपका, कृषि से निकलने वाला जो कचरा वगैरह हो गया। ठीक है, जो कीटनाशक वगैरह होते हैं जो हम यूज करते हैं कृषि के अंदर, तो ये सब प्रदूषित करते हैं जल को। वही बात, ये भी एक समस्या है। और इस कारण से क्या हो गया, जो उपयोगी जल संसाधन है जो यूज के लिए है वो सीमित होता जा रहा है। पहले से सीमित है और सीमित होता जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। अब जो जल है उसके जो गुण है, यानी जल के गुणों का ह्रास, यानी कि जल के जो गुण है उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जल गुणवत्ता से तात्पर्य है क्या, जल की शुद्धता। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जल की गुणवत्ता का मतलब क्या है, यानी कि जो जल की शुद्धता, कि जल भाई कितना शुद्ध है, वो कितना प्रदूषित नहीं है। सीधी सी बात है, या आप कहो कि अनावश्यक भारी पदार्थों से रहित जल, कि भाई ऐसा पानी जिसके अंदर कोई भी भारी तत्व जो कि अनावश्यक है, मतलब उनके अंदर होना या ना होना जरूरी नहीं है, तो वो सभी पदार्थ अगर नहीं है पानी के अंदर, वो क्या है, आपका जल गुणवत्तापूर्ण जल है। ठीक है, अब जल जो है बाह्य पदार्थ, जैसे आपका सूक्ष्म जीव हो गए, रासायनिक पदार्थ हो गए, औद्योगिक और जो अन्य अपशिष्ट हो गए, उससे प्रदूषित होता है। कितना आपको पता है, मैं छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो,
और इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो जल के गुणों में कमी करने लगते हैं, और जल के गुणों में कमी होने का मतलब है कि जल को प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं भाई? जल को प्रदूषित करते हैं, सीधी सी बात है। तो इसी से क्या हो रहा है? जल के गुणों का ह्रास हो रहा है, कमी देखने को मिल रही है। और जब विषैले पदार्थ झीलों में हो गया भाई, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं तो वो जल में भाई घुल जाते हैं, सीधी सी बात है। वो जो जो विषैले पदार्थ वो हो गए जो अनावश्यक पदार्थ हैं, जो पानी जल को प्रदूषित कर रहे हैं, तो जब वो झीलों, नदियों, सरिताओं में, जलाशयों के अंदर एंटर करते हैं तो वो घुल जाते हैं, और इससे जल प्रदूषण बढ़ता है। और जब इसको कोई अगर कंज्यूम भी करता है उस पानी को, या यूज भी करता है, तो कहीं ना कहीं उसको क्या देखने को मिलता है भाई? वो उसको बीमारी हो जाती है कहीं ना कहीं, ध्यान रखना। और जल के गुणों की में कमी आने से जलीय तंत्र, जिसको हम एक्वाटिक सिस्टम भी बोलते हैं, प्रभावित होता है। इसके अंदर कोई लाइफ रह रही होगी, एक्वाटिक लाइफ, इसके अंदर मछली वगैरह जो रहती है उनकी हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। और कभी कभी जो प्रदूषक है वो नीचे तक चले जाते हैं और भौम जल को प्रदूषित भी करते हैं। कई बार क्या होता है, तो यही जो प्रदूषक है जमीन के अंदर तक चले जाते हैं, जिससे जो भौम जल प्रेजेंट है वो भी क्या है? प्रदूषित हो जाता है। और देश में गंगा और जो यमुना है, ये सबसे अत्यधिक प्रदूषित नदी है। ये आपको पता है। जैसे दिल्ली की बात मैं करूं तो दिल्ली में जो यमुना नदी है ये बहुत प्रदूषित नदी है, आपको पता है। कई गवर्नमेंट आती है, वादे करती हैं कि हम यमुना को साफ करेंगे। जैसे आप गवर्नमेंट थी, वो आई, उन्होंने बोला कि हम साफ करेंगे, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, वो चुनाव भी हार गए हैं, तब भी आपकी जो यमुना नदी है वो साफ नहीं हुई है। अब जो अगली गवर्नमेंट आई, उन्होंने यमुना को साफ करने का वादा करा है, बट वो अब करे ना करे वो उनके ऊपर है। क्योंकि इसका मतलब समझ रहे हो कि भाई अलग अलग परियोजनाएं आती हैं कि भाई हम इसको साफ कर देंगे, उसको साफ कर देंगे, बट बात का आती है उसको इम्प्लीमेंट करने पर। गवर्नमेंट जिस दिन इम्प्लीमेंट करने लग जाएगी उस चीज को, तो आपकी जो नदियां हैं, जैसे गंगा और जो यमुना है, जो सबसे प्रदूषित नदी है, ये भी आपको साफ देखने को मिलेगी। समझ रहे हो? तो वही बात आ जाता है यहाँ पर कि भाई किस प्रकार से जो है ये प्रदूषित हो तो रही है, कि बाकी जो परियोजनाएं बनाई जा रही है वो ढंग से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो वही बात है, ठीक है भाई। तो जो प्रदूषण है ये आपको पता है फैल रहा है। तो जो देश में गंगा और जो यमुना नदी है सबसे अत्यधिक प्रदूषित नदी है, कहीं ना कहीं इसका जो है इंसानों का योगदान खूब ज्यादा है इसको प्रदूषित करने में। तो उसके सख्त से सख्त कानून आने चाहिए, और गवर्नमेंट को भी क्या है भाई, इसको साफ करने के लिए फटाफट क्या कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगला टॉपिक आपका क्या है? जल संरक्षण और प्रबंधन। क्या? जल संरक्षण और प्रबंधन। तो जल संरक्षण का मतलब है जल को किस प्रकार से बचाएं और उसका प्रबंधन किस प्रकार से करें, यानी कि जल का मैनेजमेंट किस प्रकार से करें ताकि वो सही मात्रा में उपयोग हो पाए और वो वेस्ट ना हो। ठीक है, आगे देखिए। तो वर्तमान समय में जो अलवणीय जल है वो कम हो रहा है, सीधी सी बात है। हमारे पास जितना है 4% है, इंडिया के पास 4% है ना, तो वो कम हो रहा है। तो लेकिन जल की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। अलवणीय जल कम होता जा रहा है लेकिन इसकी मांग बढ़ती जा रही है। यही तो हो रहा है भाई, पानी की मांग तो बढ़ रही है लेकिन पानी नहीं बढ़ रहा ना भाई, क्योंकि पानी तो सीमित संसाधन है अपने पास। और ऐसे में सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन का संरक्षण करना और इसको मैनेज करना, प्रबंधन करना की आवश्यकता यानी कि जरूरत पड़ गई है। ठीक है ना भाई। अगर हम सतत पोषणीय विकास की बात करें तो क्या होता है कि भाई जो ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे, हमारी नीड से फुलफिल हो जाए और आने वाली जनरेशन की नीड से फुलफिल हो जाए। तो भाई अगर हमें चलाना है, अगर ऐसा विकास करना है, तो जो जीवनदायी संसाधन है आपका जल, जो जिसकी जल की बात हम कर रहे हैं, इसका संरक्षण करना और इसका प्रबंधन करने की जरूरत पड़ गई है। और भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। ठीक है, और प्रभावशाली नीति और कानून बनाने चाहिए, और ताकि जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जो उपाय है वो अपनाए जा सके। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जल संरक्षण के लिए तुरंत ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, वरना बात बिगड़ जाएगी ज्यादा। ठीक है, आगे देखिए। और जल बचत तकनीक और विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। ठीक है भाई, जल को बचाना किस प्रकार से बोलो, ठीक है, वो प्रबंधन में आ जाएगा। उसको प्रदूषण से बचाना किस प्रकार से है, वो संरक्षण करने के प्रयास भी करने हैं। तो जल संभर विकास जो पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। तो जल संभर विकास हो गया, वर्षा जल संग्रहण हो गया, जल का पुनः चक्रण हो गया, पुनः उपयोग, और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर पहला है जल संभर विकास, जो कि आपका टॉपिक है वो बता दूंगा आपको। वर्षा जल संग्रहण भी है। जल का पुनः चक्रण मतलब है कि भाई जो जल है ना, वो आपका चक्रीय संसाधन बार बार आता है, तो उसको पुनः चक्रण है तो उसको हमको बार बार यूज कर सकते हैं। और उसको पुनः उपयोग, जल जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग का मतलब है जो जल आपका वापिस आ रहा है उसको बार बार आप अपने यूज में ले सकते हैं। ठीक है, और अब बताऊंगा कि भाई आप जल का पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता रखा है आपकी बुक के अंदर। और लंबे समय तक जल की आपूर्ति बनी रहे इसके लिए संयुक्त उपयोग। ठीक है भाई, जो जल है वो आप अकेले यूज मत करिए, संयुक्त रूप से यूज करिए, इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आगे चलिए। तो जल प्रदूषण का निवारण, ठीक है, जल संभर वाला टॉपिक आपका आगे है।
तो जल प्रदूषण का निवारण किस प्रकार से करेंगे? देखो, तो उपलब्ध जल संसाधनों को तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, निम्नीकरण का मतलब है उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है और घटता भी जा रहा है। चाहे वो धरातली जल की बात हो, चाहे वो भौम जल की बात हो जाए। और देश की मुख्य नदियों के प्राय पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों और कम बसे क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता पाई जाती है जल की। देखो भाई, अगर मैं बात करूं कि कहाँ पर जो अच्छा गुणवत्ता वाला जल देखने को मिलेगा, एक तो भाई पहाड़ी क्षेत्र है और एक आपका एक मैदानी वाला क्षेत्र है। मैदान वाला सब यूपी आपका दिल्ली वगैरह हो गया, आपका मैदानी क्षेत्र में आते हैं, और हिमालय वगैरह सब आपके पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। अब देखो, जो पहाड़ी वाले क्षेत्र है ना, वहां पर आपको गुणवत्तापूर्ण पानी देखने को मिलेगा, और जो मैदानी एरिया वहां पर आपको बहुत कह लो कि गुणवत्तापूर्ण पानी देखने को नहीं मिलेगा। इसका मेन रीजन पता है क्या है? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या थोड़ी कम रहती है, कम बसावट है, लेकिन मैदानी एरिया में बसावट ज्यादा है। यही मेन क्या है, जलीय गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं कि भाई वहाँ कितना गुणवत्तापूर्ण पानी वहां पर रहेगा। समझ आ गया? आगे चलो। और मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए करा जाता है, ध्यान रखना। इसलिए जो है यहाँ पर मैदानों में आपको ज्यादा जो है कम गुणवत्ता वाला पानी देखने को मिलता है, क्योंकि इसका रीजन यही है कि जो नदी जल है उसका गहन रूप से उपयोग करा जाता है। गहन रूप से उपयोग का मतलब है कि भाई ज्यादा यूज करा जाता है पूरी तरीके से। इसमें कृषि में, पीने के लिए, घरेलू कामों के लिए और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी। ठीक है, आगे चलो। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण गर्मी के मौसम में बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि उस समय जल का प्रवाह कम हो जाता है। ठीक है, तो जो नदियां प्रदूषक है ना, उनका संकेंद्रण कब बढ़ता है? गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि गर्मी के टाइम पे जो है बेसिकली आपका जल प्रवाह कम हो जाता है। आपको पता है सर्दी में थोड़ा ज्यादा रहता है और गर्मियों में प्रवाह थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि पानी थोड़ा सूखने लग जाता है गर्मी की वजह से। तो उस टाइम पे जो है प्रदूषकों का संकेंद्रण बढ़ जाता है। समझ आ गया? आगे चलो। आगे मैं बात करूं तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम कहते हैं सीपीसीबी, ठीक है, आप देख सकते हो लोगों कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, सीपीसीबी का मतलब क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो राज्यों के लिए है, यानी कि एसपीसी के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की क्या है, राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की निगरानी किया जा रहा है। ठीक है ना? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आपका जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसके साथ मिलकर जो 507 स्टेशनों की जो है राष्ट्रीय जल संसाधन की जो गुणवत्ता है इसकी निगरानी की जाती है इसके द्वारा। ठीक है, इन दोनों के द्वारा। और आगे देखिए, और इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आंकड़ा दर्शाता है कि जैव और जीवाणुक संदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। समझ रहे हो? तो ये 5-7 स्टेशन है जो निगरानी के लिए काम कर रहे हैं। तो इन स्टेशन से जो आंकड़ा हमें मिलता है तो उसका पता क्या दिखता है हमें, कि जैव और आपका जो जीवाणुक संदूषण है ये नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ठीक है ना? मतलब कि जीवाणुक समझो, जीवाणु वगैरह हो गया, और जैव यानी जो लोगों की वजह से, ये क्या इसका प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। आगे चलें। दिल्ली और इटावा के बीच जो यमुना नदी है देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। ठीक है, पता आपको। आगे चलें। और दूसरी प्रदूषित नदी आपकी अहमदाबाद में साबरमती है, और बहुत सारी नदियां जो कि भाई प्रदूषित हो रखी है। लखनऊ में गोमती नदी हो गई, मदुरई में काली हो गई, हैदराबाद में मूसी, एंड कानपुर और वाराणसी में गंगा है, जो कि प्रदूषित नदियां हैं। आगे चलिए। और भौम जल प्रदूषण जो है देश के विभिन्न भागों में भारी और विषैली धातुओं, जैसे फ्लोराइड हो गया, आपका नाइट्रेट्स के संकेंद्रण के कारण होता है। तो भौम देखो, धरातली जल तो भाई इंसानों के कारण हो जाता है, लेकिन जो भौम जल संसाधन है उसको प्रदूषित कैसे होता है? फ्लोराइड के माध्यम से, नाइट्रेट्स के माध्यम से, जो कि हमको जमीन के अंदर जो ये देखने को मिलते हैं। तो अब जमीन के अंदर जो पानी है भाई वो इसी से होकर तो निकलेगा भाई, जमीन से होकर निकलेगा तो जो उसी वक्त क्या होती है, फ्लोराइड फैल जाते हैं। और जितना पानी का स्तर नीचे गिरता जाएगा भौम जल संसाधन, उतना ही ज्यादा जो है फ्लोराइड और नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ती जाएगी। आगे चले 2 मिनटों को। देखो, वैधानिक व्यवस्था जैसे कि भाई जल अधिनियम 1974 आया। ठीक है, जो कि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण के लिए आया था ये। ठीक है, आपका वैधानिक व्यवस्थाएं कुछ करी गई, मतलब कानूनन व्यवस्था करी गई है। जल अधिनियम आपका आया, और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आपका आया। तो ये प्रॉपर तरीके से जो है इनको लागू नहीं किया गया, यानी कार्यान्वित नहीं किया गया। वही मैंने आपको पीछे बताया भाई, परियोजनाएं बन जाती है, अधिनियम आ जाता है, लेकिन ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाते, जिससे जो ये प्रदूषण है, ठीक है, ये रुक नहीं पाते हैं। समझ रहे हो? आगे देखिए। और परिणाम ये है कि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे पे स्थापित किए गए। बताओ, अधिनियम कब आया? 86 में। किया गया 74 में। इसके बावजूद परिणाम क्या निकला? जब ढंग से कार्यान्वित हुए नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले लगभग 251 उद्योग जो नदियों के किनारे लग गए, झीलों के किनारे लग गए, ताकि उनको पानी की आपूर्ति हो जाए।
तो वो प्रदूषित होंगी नदियाँ और आपकी झीलें, सीधी सी बात है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब जो है उसके बाद जल उपकर अधिनियम जो है 1977 में आया था आपका, जिसका उद्देश्य बेसिकली क्या था, प्रदूषण को कम करना था। और इसके भी अब क्या हमें सीमित प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, जल उपकर अधिनियम आया जिसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना था, इसके भी सीमित प्रभाव हमें देखने को मिलता है, मतलब ढंग से इंप्लीमेंट कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको जल के महत्व और जल प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जागरूकता प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर हमें लोगों को जल के महत्व के बारे में बताएंगे, ठीक है, और प्रदूषण के बारे में बताएंगे कि भाई किस प्रकार से जल में प्रदूषण फैल रहा है, कि नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो है ये जागरूकता फैलाकर ही बात बनेगी। जब लोगों के बीच में जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए। आगे देखिए, और जन जागरूकता और इसकी भागीदारी से क्या होगा, कृषिगत कार्य हो गए आपके, घरेलू और औद्योगिक विसर्जन हो गए, से प्राप्त जो प्रदूषक है, प्रदूषक क्या होता है जो प्रदूषण फैला रहे हैं, में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। समझ रहे हो, अगर जन में जागरूकता फैलेगी ना, और उसकी भागीदारी से क्या हो सकता है, कृषि से, घरेलू मामलों से, औद्योगिक से निकलने वाला जो कचरा जिसको वो विसर्जन कर देते हैं नदियों के अंदर, तो इससे जो प्राप्त प्रदूषक है ना, इसमें काफी कमी आ सकती है अगर जन भागीदारी और जन में जागरूकता हो तो। आगे देखिए, जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग, जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग, इसके बात कर लेते हैं। देखिए, तो पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, पुनः चक्र आपको पता है कि भाई जल को हमको रिसाइकलिंग करके और फिर से इसको रीयूज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये अलवणीय जल की उपलब्धता को बढ़ाने के प्रभावशाली तरीके होते हैं। अगर मैं बात करूं पुनः चक्रण की, भाई जल को तुम किसी काम में यूज कर रहे हो, जैसे कि आपने मान लो कि आपने गाड़ी धोई, तो गाड़ी धोई कुछ पानी बचेगा तो उसको किसी और काम में यूज कर लो आप, तो ये क्या हो गया, जल का आपने पुनर्चक्रण करा, फिर उसको यूज कर लिया, पुनः उपयोग कर लिया। तो कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग, ठीक है भाई, तो ये हेडिंग है आपके बुक में, तो पुनर्चक्रण वाली, तो उसमें से आपको ये सब बता रखा है। तो कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग आप कर सकते हैं, जैसे कि शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग जो करा जा सकता है उद्योगों में करा जा सकता है भाई। ठीक है, शीतलन के काम के लिए, अग्निशमन के लिए करा जा सकता है। ठीक है, और आपका इससे ताजे पानी पर होने वाली जो लागत है वो भी कम होती है। कहने का मतलब है, जो आपका मान लो आपने एक बार कुछ साफ करा उद्योग के अंदर, उसका जो अपशिष्ट जल है उसको फिर से आप यूज कर लीजिए ना, किसमें, शीतलन के मामले में, अगर आपको उद्योगों में शीतलन का काम करना है, कूलिंग का, या अग्निशमन का यानी फायर फाइटिंग का काम भी करना है, आग बुझाने का काम आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो ताजे पानी में लागत आती है वो कम होगी और ताजा पानी बचेगा भी। आगे बात करूं, नगरीय क्षेत्रों में जल का दोबारा उपयोग किया जा सकता है, यानी कि पुनः यूज करा जा सकता है। तो स्नान और बर्तन धोने के बाद, स्नान कर लिया, पानी तो कहीं तो जमा होता है, बर्तन धोने के बाद ही बचता पानी, ठीक है ना, उसको वेस्ट भाइये मत, तो इसको हम बागवानी यानी गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। और वाहनों को धोने के बाद जो बचा पानी है उसको भी बागवानी में प्रयोग करा जा सकता है। समझ रहे हो, वाहनों में को हमने यूज करा, पानी बच गया, ठीक है, यूज करने के बाद जो पानी इकट्ठा होता है उसको भी हम गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। स्नान और बर्तन धोने का जो पानी बचा उसको भी गार्डनिंग में यूज यानी बागवानी में यूज करा जा सकता है। और पीने योग्य जल का संरक्षण होता है इससे, ठीक है। और पुनः योग से क्या होता है, अच्छी गुणवत्ता वाले जल का बच जाता है, का बचाव होता है, ठीक है, यानी कि जो पीने योग्य पानी है वो पीने के लिए बचाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करूं तो अभी तक पानी का जो पुनर्चक्रण है वो सीमित पैमाने पर ही किया जा रहा है, और इसकी उपयोगिता बहुत व्यापक है भाई, पानी की उपयोगिता बहुत व्यापक है, बहुत ब्रॉडली है, ठीक है भाई, और कम नहीं हो रही है ये उपयोगिता, पानी बढ़ता ही, पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन जो पुनर्चक्रण का मामला जो है अभी भी बहुत लिमिटेड है, सीमित है, लोग उसको अपनाना चाह ही नहीं रहे हैं। अब हम बात करेंगे जल संभर प्रबंधन की, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में तो आता ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जल संभर प्रबंधन क्या है, देखो, अगर मैं बात करूं जल संभर प्रबंधन की, तो जल संभर प्रबंधन आप ये समझ लीजिए, जो जल है ना, इसको ढंग से क्या करना है, इसको मैनेज करना, ये आपका जल संभर प्रबंधन है। बहुत छोटे वे में अगर इसका आंसर आपको बताऊं मैं कि जल संभर प्रबंधन क्या है, बाकी जल संभर प्रबंधन आप इजीली आप समझ सकते हो कि भाई जितने आपके संसाधन है ना उसको ढंग से यूज करना, ठीक है, और उसका दक्ष प्रबंधन करना, ये आपका जल संभर हो जाता है। बाकी मैं बात करूं मेनली जो आपकी बुक में स्टार्टिंग में बता रखा है कि जल संबंध से तात्पर्य क्या है आपका, धरातलीय और भूजल संसाधन। धरातल, जो धरातल में पानी देखने को मिलता है नदी के वगैरह में, झीलों में, और भूजल जो आपका जमीन के अंदर देखने को मिलता है, इसका दक्ष प्रबंधन से, दक्ष प्रबंधन से मतलब क्या है, अच्छे से, अच्छे से प्रबंध हो। और अच्छे से प्रबंध का मतलब क्या है भाई, पानी की वेस्टेज ना हो, ठीक है, जितनी जरूरत हो उतना ही इसको यूज करना है, ठीक है, जितनी नीड हो उस हिसाब से तुम्हें क्या करना है, उसको यूज करना है। अब देखिए, अब दक्ष प्रबंधन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं,
इसके अंदर का भाई जो आपका बहता जल है उसको हम रोक सकते हैं, बहते जल को रोक सकते हैं और बहुत सारी विधियों को अपना सकते हैं, जैसे कि अंतर सरोवर तालाब। अंतर सरोवर तालाब वो होते हैं भाई ऐसे तालाब जिसमें जो पानी है ना, बारिश का पानी तालाब में इकट्ठा भी हो जाए और धीरे धीरे वो जमीन के अंदर वो रिश्ता भी चला जाए। रिश्ता मतलब ये होता है आपका किसी का रिश्ता नहीं, पानी के अंदर वो चला भी जाए, इसको हम रिश्ता बोलते हैं। ठीक है भाई, अंतर सरोवर तालाब इसको हम कहते हैं। और पुनर्भरण मतलब कि भाई इस प्रकार से करना ताकि पानी जो आए उसका फिर से भरण हो जाए। ठीक है, और कुओं आदि का द्वारा जो है भौम जल का संचयन, क्योंकि कुओं के द्वारा, ठीक है, और जो ये अंदर सरोवर तालाब है इससे पानी का फिर से पुनर्भरण हो जाता है, कहाँ पर, आपका भौम जल के रूप में। तो इससे क्या होगा भाई, कुओं से अंतर सरोवर तालाब से आपका जो भौम जल है वो इकट्ठा होगा, इससे जो भौम जल का स्तर वो धीरे धीरे ऊपर भी आपका आ जाएगा। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हमें आपका जल संभरण प्रबंधन हम कर सकते हैं, और यही क्या होता है, दक्ष प्रबंधन भी हो जाता है। और जल संभरण प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन बनाना। ठीक है ना, ब्रॉडली वे में यही होता है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनको बचाना और संतुलन बनाना समाज के बीच में। ठीक है, समाज और प्राकृतिक संसाधनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना। और आगे बात करूं, जल संभरण व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। अगर मैं बोलूं भाई जल संभरण प्रबंधन जो है ये कब जो है आपका सफल होगा, सक्सेसफुल होगा, कब जितने भी कम्युनिटी है, जितने भी संप्रदाय हैं वो अपना सहयोग करेंगे इस जल संभरण के विकास के लिए। ठीक है, ये सब विकसित विधियों को अपनाएंगे, बहते जल को रोकेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब केंद्र और राज्य सरकारों ने ना देश में बहुत सारे जल संभरण विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चला रखे हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से तुम थोड़ा ज्यादा आँख खोल के देखना। और इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाई गई है। पहली हमें बात करेंगे हरियाली परियोजना। पहली जो परियोजना अपनी क्या है, हरियाली परियोजना, जो कि केंद्र सरकार ने चला रखी है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण लोगों को सक्षम बनाना ताकि जल का संरक्षण कर सके। तो हरियाली परियोजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, जो कि मेनली क्या है, ग्रामीण लोगों को सक्षम बनाना है, ताकि इतना सक्षम बनाना है कि जो जल है उसको बचा सके। पीने, सिंचाई और मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए पानी उपलब्ध कराना भी क्या हरियाली परियोजना के अंतर्गत आता है, इसका उद्देश्य है। और कार्यान्वयन कैसे करना है, ग्राम पंचायतों के द्वारा इसका जो कार्य है वो किया जाएगा और लोगों के सहयोग से करा जाएगा। यानी मेनली में कहूँ तो ग्रामीण लोग आपस में सहयोग से करेंगे और ग्राम पंचायतों की मदद से जो है ये हरियाली परियोजना को लागू करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीरू मीरू कार्यक्रम, जो कि कई बार आ रखा है एग्जाम के अंदर, जो कि आंध्र प्रदेश में चलाई गई थी। तो इसका अर्थ क्या है, जल और आप, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, कि नीरू मीरू का अर्थ क्या है, नीरू मीरू का मतलब है जल और आप। ठीक है, नहीं आप और भाई जल। ठीक है, अब जल है और आप हो, देख लो अब कैसे तुम क्या करोगे, जल को कैसे यूज करोगे। तो गांव में लोगों के सहयोग से जल संरक्षण के कार्य किए गए नीरू मीरू कार्यक्रम के तहत। उसके बाद अरवारी पानी संसद, जो कि अलवर राजस्थान में है, अलवर राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर जो है ये चलाया गया है। ठीक है भाई, तो अरवारी पानी संसद क्या है, बेसिकली आपका गांव के लोगों ने मिलकर क्या, अंतर सरोवर तालाब बता चुका हूं पीछे, जोहड़ और रोक बांध यानी चेक डैम्स जो है लोगों ने बनाए हैं। अंतर सरोवर तालाब, जोहड़ जो कि छोटे तालाब होते हैं, और चेक डैम्स रोक बांध। ठीक है, मतलब कि कहीं जो पानी बह रहा है, पानी के अफवाह को रोकना। ठीक है, जो पानी बह रहा है ना, मान लो यहाँ से कोई पानी बह रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, इसको रोक देना, किसी लोकल तरीके से रोक सकते हैं। ठीक है, उसको चेक बांध, रोक बांध बोला जाता है। तो लोग ये विकसित कर सकते हैं पानी के फ्लो को रोकने के लिए, वो जो भी तरीका वो अपनाए उसको हम रोक बांध में ही कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद तमिलनाडु का अनोखा नियम, भाई तमिलनाडु में क्या करा उन्होंने, हर घर में लागू कर दिया कि जल संग्रहण संरचना, जिससे जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा हो। ठीक है, ये हर घर में होना चाहिए। तो हर घर में जल संग्रहण संरचना बनाना अनिवार्य है, ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कर दिया। और बिना जल संग्रहण के कोई इमारत को स्वीकृति नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब कि अगर तुमने उस घर के अंदर जल संग्रहण व्यवस्था का सिस्टम नहीं बनाया, अभी दिखाऊंगा आगे टॉपिक है तुम्हारा वर्षा जल संग्रहण वाला, उसमें दिखाऊंगा क्या होता है कि भाई हर घर के अंदर जल संग्रहण का सिस्टम कैसे लाया जा सकता है। तो ये बात है, तमिलनाडु में बोल दिया भाई अगर किसी ने जल संग्रहण सिस्टम नहीं बनवाया अपने घर में तो इमारत को स्वीकृति नहीं मिलेगी, तुम्हारा घर मतलब कि स्वीकृत होगा ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब तुम इमारत खड़ी नहीं कर पाओगे। उसके बाद परिणाम और आवश्यकता क्या हुआ, मतलब सब चलाया, परिणाम तो कुछ निकलना चाहिए ना। तो कई क्षेत्रों में जल संभरण परियोजनाओं से पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में सुधार आए और पूरे देश में लोगों को इसके लाभ बताकर जागरूक भी करना जरूरी है। आवश्यकता क्या है, लोगों को जागरूक करना है, इसके परिणाम बताकर। परिणाम क्या हुआ, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में थोड़े बहुत सुधार आए हैं। समझ आया, आगे चले।
अब हम बात करेंगे वर्षा जल संग्रहण की। ठीक है, आप देखिए आपके सामने कुछ इमेज दिख रही है ना आपको, देखिए छत पर वर्षा जल का संग्रहण। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इमेज दे रखी है। तो यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होएगा और ये पाइप के द्वारा क्या आएगा, यहाँ पर से जो है आपका इस कुएं में चले जाएगा, और यहाँ से जो लोग हैं वो यूज भी कर सकते हैं, और यहाँ से जो पानी आपका जमीन के अंदर भी चले जाएगा। ठीक है, और इसमें भी आप देख लीजिए यहाँ से भी जो पानी है वो यहाँ पर आएगा, इस पाइप के थ्रू जो है आपका इसके अंदर जो ये टंकी है इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्भरण कूप बोलते हैं। ये आपका भंडार टंकी है, क्या आपका भंडार टंकी है, जहाँ पर जो है बारिश का पानी इकट्ठा यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर पानी यूज हो रहा है, और ये क्या है आपका यहाँ पर पानी फिर जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं पुनर्भरण कूप। समझ आ गया, तो पानी को फिर से भरा जा रहा है। तो ये वर्षा जल संग्रहण आपका जो है ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तमिलनाडु में ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो बनाना जो है वो कंपलसरी कर दिया है। अब आगे देखिए, तो वर्षा जल संग्रहण वो प्रक्रिया होती है जिसमें वर्षा का पानी को रोककर अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करा जाता है, और उसका उपयोग कई गांवों में करा जाता है। विशेषता क्या होती है, ये कम लागत और पर्यावरण अनुकूल होता है। ठीक है, जो वर्षा जल संग्रहण की विधि है ये कम लागत में पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, पर्यावरण को कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें जो वर्षा का पानी है वो नलकूपों के द्वारा, गड्ढों के द्वारा, कुओं में संग्रहित करा जाता है। ठीक है, या तो कुएं खुदवा दिए जाते हैं, और ठीक है कुएं कुएं देखो यहाँ पर मान लो एक कुआं खुदवा दिया जमीन में, इसमें डायरेक्ट तो पानी आएगा ही आएगा, और घर से भी जो है पाइप के माध्यम से यहाँ पर जो है पानी आ जाता है। कोई गड्ढे खुदवा दिया, मान लो यहाँ पर ऐसा गड्ढा खुदवा दिया, तो इसमें पानी डायरेक्ट इकट्ठा हो जाएगा, इसको जब यूज करना हो कर लो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण करा जाता है। आगे देखिए, लाभ क्या मिलेंगे इससे, पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी, भूमि का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, भूमि की नहीं बेटा, पानी की। ठीक है, पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्व वो कम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो आपका भूमिगत जल स्तर है वो बढ़ रहा है। जितना ज्यादा उसका स्तर बढ़ेगा उतनी जल्दी जो है पानी जमीन से निकाला पाएंगे, जिससे जो फ्लोराइड और नाइट्रेट की जो मात्रा है वो कमी होगी। ठीक है, ध्यान रखना। और मृदा अपरदन और बाढ़ के खतरे को घटाता है। ठीक है, क्योंकि पानी अब हर जगह नहीं जा रहा है, पानी जो है आप इसको इकट्ठा कर पा रहे हो एक जगह पे, तो इससे क्या होता है, बाढ़ के खतरे भी कम हो जाते हैं और मृदा अपरदन भी रुकती है। मृदा अपरदन क्या होता है भाई, मृदा अपरदन होता है कि जो मिट्टी की ऊपरी लेयर हट जाना। ठीक है, अब वो चाहे हवा से भी हो सकती है और नदी के पानी से भी हो सकती है, तो मृदा अपरदन रुकती है अगर पानी को इकट्ठा करते हैं वर्षा के। तो उसके बाद तो इसके लिए कई पारंपरिक विधियां भी है। ठीक है, कहने का मतलब है वर्षा जल संग्रहण के लिए जैसे कुएं वगैरह बनाने वो ठीक है, नलकूप बना दिए, तो कुछ पारंपरिक विधियां, ये पारंपरिक विधियां वो होती है जो लोग पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, और आधुनिक विधि होती है जो लोग अब कर रहे हैं, है ना। तो प्रारंभिक विधि जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सतह संचयन जलाशय, सतह संचयन जलाशय का मतलब है कि सतह जल जो जल है वो सतह जल के रूप में संचयन करना, इकट्ठा करना, जैसे झीलों में, तालाबों में और सिंचाई तालाब में। सिंचाई तालाब वो होते हैं कि भाई जहाँ पर सिंचाई, जिसको सिंचाई के लिए यूज करा जाए। उसके बाद राजस्थान की पारंपरिक संरचनाएं कुछ हैं जो राजस्थान में देखी जा सकती है, जिसको हम बोलते हैं कुंड या टांका। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि राजस्थान की जो पारंपरिक संरचना जिसमें संरचनाएं बनाई जाती है जिसको कुंड या टांका बोलते हैं। अब ये कुंड और टांका है क्या, ये ढका हुआ भूमिगत टैंक होता है। ये क्या होता है, ढका हुआ भूमिगत टैंक होता है, जो कि आपको भूमि के अंदर देखने को मिलता है। इसमें पानी इकट्ठा करा जाता है, घर या गांव के पास बनाया जाता है, ताकि वर्षा जल को इकट्ठा इसमें करा जा सके। जब बारिश आएगी तो उसको हटा खोल दिया जाता है। ठीक है, जिससे पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसको बाद में बंद कर दिया जाता है, तो आपका भूमिगत टैंक हो जाएगा, जिसको हम कुंड बोलते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आपका राष्ट्रीय जल नीति 2012। राष्ट्रीय जल नीति 2012, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं बाकी। ठीक है, क्वेश्चन तो बड़ा कहीं से ही बन सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बताते चल रहा हूँ। राष्ट्रीय जल नीति से भी शॉर्ट क्वेश्चन कई बार आ रखे हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय जल नीति 2012 का उद्देश्य क्या है, देश के जल संसाधन है उसको बचाना है, संरक्षण करना है, और जल संसाधनों का विकास करना है और बेहतर प्रबंधन करना है। ये बेसिकली क्या आपके राष्ट्रीय जल नीति के उद्देश्य है। अब राष्ट्रीय जल नीति की मुख्य विशेषता क्या है, देखो जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नदियों और नदी घाटियों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय जल ढांचा कानून बनाना है, और व्यापक कानून की आवश्यकता पर जोर भी देना है। ठीक है, ताकि नदियां और नदी घाटों का विकास हो सके। उसके बाद सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए और अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर गरीब लोगों का समर्थन करना। सुरक्षित पेयजल हो, स्वच्छ पानी हो, ठीक है, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कृषि पर जो निर्भर लोग हैं ना उनका समर्थन करना और गरीबों का समर्थन करना। ठीक है, ये मुख्य विशेषता है, राष्ट्रीय जल नीति के तहत करा गया है। और जल संसाधन संरचनाओं के लिए डिजाइन बनाना और प्रबंधन के लिए जलवायु परिवर्तन के को मद्देनजर रखते हुए
अनुकूल रणनीतियों पर जोर देना। ठीक है भाई, क्या कह रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पर समझ आ रहा है? यहाँ पर जितने भी जल संसाधन संरचनाएं हैं, ठीक है, जल संसाधन संरचना को बचाने के लिए डिजाइन बनाना, ठीक है, उनके प्रबंधन के लिए जलवायु परिवर्तन को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसी रणनीतियां बनाना, ताकि जब मानसून, आपको पता है मानसून आने में कभी देरी भी हो जाती है, कभी जल्दी आ जाता है, कहीं पर सूखा रह जाता है, तो इसके अनुकूल जो है रणनीति हमें बनानी पड़ चाहिए, पर जोर देना चाहिए, मुख्य विशेषता है, ये दिया जाता है, कहने का मतलब है इस नीति के तहत। ठीक है, और पानी के कुशल उपयोग के लिए सुनिश्चित कर, पानी का कुशल उपयोग हो, कुशल उपयोग का मतलब है पानी का सही तरीके से उपयोग हो, इसके लिए जो है कई बेंचमार्क विकसित किए जाते हैं और एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिस यानी कि जल पदचिह्न और जल ऑडिटिंग। देखिए, पानी का कुशल उपयोग करना है ना, इसके लिए भाई कई विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी उपयोग के लिए बेंचमार्क निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि पानी जो है अलग अलग उद्देश्यों के तहत यूज करा जाता है, कोई कृषि में करता है, कोई घरेलू काम के लिए करता है, कोई उद्योगों में करता है, तो अलग अलग उद्देश्यों के लिए पानी उपयोग होता है, तो इसके लिए एक बेंचमार्क तय होना चाहिए, और उसके हिसाब से इसके लिए एक रणनीति तय होनी चाहिए, ताकि बेंचमार्क सिद्ध हो जाए। बेंचमार्क वो होता है पर्टिकुलरली कि भाई कितना पानी यूज होता है पर्टिकुलर गतिविधि में। तो दो विधि यानी कि पदचिह्न, जल पदचिह्न और जल ऑडिटिंग, दोनों का मतलब समझाता हूँ। देखो, जल पदचिह्न वो होते हैं कि पर्टिकुलर गतिविधि में कितना पानी यूज होता है और कितना होना चाहिए, ये निर्धारित करना। ठीक है, ये जल पदचिह्न हो गया, ये करना है इससे ताकि बेंचमार्क तय हो सके। और जल ऑडिटिंग वो होता है कि पानी जितना बेंचमार्क तय किया गया है उससे ज्यादा पानी यूज हो रहा है। ठीक है, पानी जांच करना पानी के लगातार, भाई कितना पानी यहाँ पर यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर चीज जगह में। ठीक है, उसकी वेस्टेज को ध्यान रखना। ठीक है, कि भाई उसको फालतू में कोई यूज तो नहीं कर रहा है, पानी को वेस्ट तो नहीं कर रहा, तो ये सब जो है जल ऑडिटिंग के तहत करा जाता है, यानी कि जल वेस्टेज की जांच करना और बेंचमार्क को हमेशा ध्यान में रखते हुए देखना कि भाई उतना ही यूज हो। तो ये आपका जल ऑडिटिंग और पदचिह्न होता है, जिसके माध्यम से जल का कुशल उपयोग निर्धारित करा जाता है। समझ आ रहा है भाई, ध्यान रखना। ये आपके बुक में एक बॉक्स दे रखा है जो कि जल क्रांति अभियान के नाम से 2015-16, नई बुक में भी यही है, ध्यान रखना। ठीक है ना, और मैं नई बुक के अकॉर्डिंग ही बनाया है आपका ये सब। तो अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें चैप्टर का नाम नंबर भी चेंज होगा, लेकिन नई एनसीईआरटी में ना आपके कुछ चैप्टर डिलीटेड भी हैं, जबकि सिलेबस में आ भी नहीं रहे हैं ना, ध्यान रखना है। तो कई लोग बोलते हैं छठा चैप्टर है ये आपका 4th चैप्टर है। ठीक है, देखो, तो जल क्रांति अभियान क्या है, तो आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ। ठीक है, जो आपको जानना जरूरी भी है एग्जाम के लिए। तो जल का एक पुनः उपयोगी संसाधन है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, पूरे चैप्टर बताता आया हूँ मैं आपको, और इसकी उपलब्धता सीमित है। पुनः उपयोगी संसाधन है और उसकी जो उपलब्धता है वो सीमित है, लिमिटेड है, और आपूर्ति और मांग के बीच अंतर जो है समय के साथ बढ़ता जाएगा, यानी कि जो इसकी आपूर्ति है ना, आपूर्ति और मांग, क्या बोला मैंने यहाँ पर, आपूर्ति और मांग। ठीक है, आपूर्ति और मांग जो है ना, इनके बीच का जो अंतर है, वो समय के साथ क्या है, बढ़ता जाएगा। यानी कि आपूर्ति उतनी तेजी से नहीं होगी, मांग बढ़ती जाएगी, मांग बढ़ रही है, आपूर्ति घटते जा रही है, कि आपूर्ति हो ही नहीं पाएगी क्योंकि पानी लिमिटेड है ना भाई, ध्यान रखना, वही बात है। और वैश्विक स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन जो है दुनिया के कई क्षेत्रों में जल तनाव की स्थिति पैदा कर देगा। बताया जा रहा है कि भाई जो जलवायु परिवर्तन है ना, इस वजह से जो है कहीं कहीं पर हमें सूखा जैसी स्थिति या पानी का तनाव जो है वहां पर पैदा होगा ही होगा। ठीक है, और आपको पता है कि जितनी जनसंख्या वृद्धि होगी, जितनी तेजी से जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिलेगी, पानी की डिमांड उतनी बढ़ेगी। वही बात है, पानी लिमिटेड अपने पास, जनसंख्या लिमिटेड बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या वृद्धि और तेजी से आर्थिक विकास के साथ पानी की बढ़ती मांग भी बढ़ेगी, पानी की मांग भी बढ़ेगी। ठीक है भाई, तो जल क्रांति अभियान का लक्ष्य बेसिकली क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जो स्थानीय निकाय हैं और सरकारी संगठन है और जो नागरिक हैं, इनको शामिल करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाने के पर्टिकुलर इसके उद्देश्य क्या है। और जल क्रांति अभियान के अंतर्गत जो है ये सब गतिविधि आती है, जैसे कि पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप ये देख लीजिए, जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया। तो पहला उद्देश्य गतिविधि इसमें यह करी गई जल क्रांति अभियान के तहत कि टोटल कितने जिले हैं, देश के 672 जिले हैं, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, जो कि 2025-26 की एनसीईआरटी है। ठीक है, कि प्रत्येक 672 जिलों में से उस जिले को चुना गया जहां पर जो है जल की कमी है, और वहां पर क्या है, हमें जल क्रांति अभियान चलाना है। कहने का मतलब वहां पर जल संसाधन को किस प्रकार से बचाना है, लोगों को समझाना, जागरूकता फैलानी है, और वहां पर पानी के संसाधन विकसित करवाने। तो ये क्या जल क्रांति अभियान का आपका है, बाकी आप पढ़ सकते हो। ठीक है,
जो चैप्टर बताया वही सब चीज़ें आप देख सकते हो चाहे तो, ठीक है। वही आपका है, लोगों में जागरूकता वगैरह फैलाना। तो ये आपका जल क्रांति अभियान है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये चैप्टर जो है ना आपका यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ भी डाउट हो, ठीक है ना। अवेलेबल रहता हूँ आपके लिए। बाकी अपना जो फीडबैक है वो कमेंट में जरूर दे देना। बाकी अगर और किस चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में जरूर बता सकते हो। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको वीडियो पसंद आई है तो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।